नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे संक्षारण और इससे उपाय। देखो, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि संक्षारण कहते किसे हैं, किस किस धातुओं के साथ में होता है, अर्थात हम कुछ उदाहरण देखेंगे, कुछ फोटोज भी देखेंगे कि किस धातु को किस प्रकार से संक्षारण से नुकसान होता है और इस नुकसान से हम सुरक्षा कैसे करते हैं, इस प्रकार से हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संक्षारण कहते कैसे हैं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है कोरोजन। कोरोजन का सीधा सीधा सा मतलब होता है हाश, या हम कह सकते हैं क्षति, अर्थात जो हमारी धातु होगी उस धातु को इस क्रिया के द्वारा क्षति पहुंचती है, नुकसान होता है उस धातु का। जैसे मैं कुछ उदाहरण लेता हूं, जैसे सबसे पहले हम बात करें चांदी। चांदी अर्थात Ag, सिल्वर। देखो ये क्या करती है, वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड गैस, वायुमंडल में गैस होती है, कुछ कम मात्रा में होती है लेकिन ये होती है, तो सिल्वर है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ में रासायनिक क्रिया करता है और क्रिया करने के बाद में बनाता है सिल्वर सल्फाइड। और ये होता है काले रंग का, अर्थात हमारी जो चांदी होती है वो काले रंग के अंदर परिवर्तित हो जाती है, अर्थात अपनी जो चांदी है उस चांदी का नुकसान हो रहा है। वैसे देखो चांदी है वो एक उत्कृष्ट धातु है, अन्य धातुओं और वायुमंडल की ऑक्सीजन और अन्य जो नमी वगैरह होती है उनके साथ में क्रिया नहीं करती है, लेकिन धीमी गति से ये क्रिया करती है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन साथ में है, तो ऑक्सीजन जब क्रिया करती है इस क्रिया को कहा जाता है उपचयन, या हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण। संक्षारण एक प्रकार की उपचयन प्रक्रिया है या ऑक्सीकरण क्रिया है, अर्थात धातुओं का एक तरह से ऑक्सीकरण हो जाता है, अर्थात धातु से अवांछित पदार्थ बन जाता है। जैसे कि सिल्वर सल्फाइड, ये वांछित पदार्थ नहीं है, कोई काम का नहीं है अपने लिए, अपनी चांदी को उल्टा ये क्षति पहुंचा रहा है, लेकिन बन जाता है, वायुमंडल में क्रिया होती है और अपनी चांदी को नुकसान होता है। एक हम अन्य उदाहरण लेते हैं, दूसरा जैसे तांबा, इसका प्रतीक चिन्ह होता है Cu। ये क्या करता है, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है। कॉपर कार्बोनेट बनाता है और ये एक हरे रंग का पदार्थ होता है, यानी हमारा जो कॉपर है वो एक हरे रंग के पदार्थ कॉपर कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है और ये अपने कोई काम का नहीं है, यानी हमारे इस तांबे को उससे नुकसान पहुंचता है, अर्थात हमारा जो कॉपर है वो संक्षारित होता है। तो अपने जो धातु है जैसे चांदी है, तांबा है, इसको वायुमंडल में हम खुला छोड़ देते हैं तो इनके साथ में ये क्रिया करके अपने आप को क्षति पहुंचाते हैं, अपने आप का इनका हास होता है, जो कि लिए अपने लिए नुकसानदायक है। ऐसे हम एक तीसरी धातु की बात करते हैं, लोहा। लोहा यानी Fe। ये क्या करता है, लोहा वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन है और वायुमंडल में उपस्थित नमी की मात्रा यानी आर्द्रता यानी पानी की मात्रा, इनके साथ में ये क्रिया कर लेता है और बना देता है जंग। ये एक जंग का सूत्र है और ये एक लाल भूरे रंग का पदार्थ है, लाल भूरा पदार्थ है, जंग लगना आप जानते हैं इसको, तो हम देखते हैं अपने आसपास। ये एक जंग का रासायनिक सूत्र है। इसमें ये जो पानी रहता है वो क्रिस्टलन जल के रूप में रहता है। जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें दो अन्य चीजें और ऐड हो गई, इसके अंदर ऐड हो गई है, चीजें जुड़ गई हैं, तो इसका भार बढ़ जाता है, इसका वजन बढ़ता है। हाँ, ये अलग बात है कि लोहा लगने के बाद भी पूरा लोहा ही साफ हो जाता है। अगर किसी गाड़ी में लोहा लगा हुआ है तो 2 साल 5 साल 10 साल में वो पूरी गाड़ी खत्म हो जाती है। आप बोलेंगे कि उसका वजन कहाँ बढ़ा, लेकिन यहाँ पे वजन बढ़ता है उस समय के लिए, बाद में वो पूरी गाड़ी खत्म हो जाए वो एक अलग बात है। अब देखो यहाँ हम एक प्रयोग करके देखते हैं कि क्या वास्तव में लोहे पर जब जंग लगेगा तो उसमें ऑक्सीजन और पानी की आवश्यकता पड़ती है क्या। तो हम एक प्रयोग सेट करते हैं, हमें लोहे की एक कील लेते हैं और उसको परखनली में हम रख देते हैं और ऐसे सेट करते हैं कि उसको पानी मिलता रहे, एक को सिर्फ ऑक्सीजन मिलती रहे और एक को दोनों ही मिलते रहे। तो हम देखेंगे कि कौन सी प्रणाली में जंग की लगने की क्रिया होती है, अर्थात संक्षारण की क्रिया होती है। तो मैंने एक प्रणाली ली, इसको नाम दे दिया A, एक मैंने दूसरी प्रणाली ली, इसको नाम दे दिया मैंने B, और एक तीसरी प्रणाली ली, इसको नाम दे दिया C।
इसमें मैंने एक लोहे की कील रख दी इस प्रकार से, और इसके अंदर मैंने पानी भर दिया यहां तक पानी भरने के बाद यहाँ पे मैंने कॉर्क लगाया, एक लकड़ी का रबड़ जैसा ढक्कन आता है, और उसको मैंने एकदम वायु अवरुद्ध कर दिया। इसके अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन गैस वायुमंडल है, तो वहाँ ऑक्सीजन गैस भी है, और यहाँ पे पानी भी मौजूद है, और यहाँ पे लोहे की कील Fe भी मौजूद है। ऐसा देखो बी वाले में क्या किया मैंने, एक लोहे की कील ली मैंने, यानी Fe यहाँ पे मौजूद है, इसको मैंने भर दिया इतना पानी से, यानी यहाँ पे H2O भी है। अब मैंने यहाँ पे कुछ एक दो बूंद तेल की डाल दी, तो तेल एक परत बनाकर इसके ऊपर इस प्रकार से फैल जाता है। ये फैलना, यहाँ तेल डालने का कारण ये है क्योंकि यहाँ पे होती है ऑक्सीजन, और वो यहाँ ऑक्सीजन पे अंदर की ओर प्रवेश नहीं कर पाती है, यानी यहाँ पे सिर्फ लोहा और पानी है, ऑक्सीजन है वो तो अलग है, इस लोहे की कील के पास नहीं पहुंच पाती है। इसको भी मैंने कॉर्क लगा के, इसका एक कॉर्क का एक ढक्कन लगा के इसको बंद कर दिया। तीसरी प्रणाली इसी की ओर बढ़ते हैं, एक लोहे की कील लेते हैं और इस कील के अंदर यहाँ पे एक पाउडर डाल देते हैं, और वो पाउडर होता है कैल्शियम क्लोराइड का। इस कैल्शियम क्लोराइड की खास बात ये होती है कि ये ऑक्सीजन को अवरुद्ध कर लेता, अपने अंदर सोख लेता, समा लेता है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं मिलेगी क्योंकि ये अपने अंदर समाहित कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। इसको भी मैंने कॉर्क लगा दिया और बंद कर दिया। अब देखो इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, पानी की मात्रा नहीं है, ऑक्सीजन और पानी दोनों नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन नहीं है, पानी है और आयरन है। यहाँ पे बात करेंगे ऑक्सीजन भी है, पानी भी है और आयरन भी है। मैं इधर से लिख देता हूं, यहाँ पे इसको क्या क्या चीजें मिल गई, तीनों चीजें उपलब्ध है। यहाँ पे सिर्फ Fe और पानी उपलब्ध है, ऑक्सीजन नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ Fe उपलब्ध है, यानी यहाँ पे पानी और ऑक्सीजन दोनों मौजूद नहीं है। अब इसको हमने कुछ दिनों के लिए, 4-5 दिन के लिए हम इस प्रयोग को इस प्रकार से सेट करके छोड़ देते हैं। 4-5 दिन बाद में जब हम इस प्रणाली का तीनों का निरीक्षण करेंगे तो हम देखेंगे कि इस प्रणाली में जो लोहे की कील है उसके ऊपर जंग लगी हुई है, इसके ऊपर जंग नहीं लगी हुई है, और इसके ऊपर भी जंग नहीं लगी हुई है। अब क्या साबित होता है, यहाँ पे जंग क्यों नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, और यहाँ पे तो दोनों पानी और ऑक्सीजन दोनों नहीं है। जंग लगने के लिए दो कारक जिम्मेदार हैं, और वो है ऑक्सीजन, वायुमंडल की ऑक्सीजन और वायुमंडल में नमी की मात्रा। अब हम कुछ फोटोज पे चलते हैं जहाँ पे इन अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, 2 चम्मच हमें दिख रहे हैं, दोनों ही चम्मच चांदी के हैं। ऊपर वाला एकदम साफ है, जबकि नीचे वाले में चांदी ने वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ में क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना दिया है, जिसका रंग काला हो गया है। तो दूसरी चम्मच वो काली पड़ गई है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे वाले चित्र में तांबे ने वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बना दिया है। इसके कारण से ये आधा जो नल है वो आपको हरे रंग का नजर आ रहा है। ऐसे ही कुछ आगे फोटोज है जिसमें ये बर्तन आप देख सकते हैं कि बर्तन के बाहर एक हरे रंग का पदार्थ जम गया है जो कि कॉपर कार्बोनेट का बना हुआ है। ऐसे ही इन आगे वाले बर्तनों में भी सेम ऐसा ही हो रहा है। अब देखिए ये जो चित्र आया है इसमें रेलवे की कुछ बोगीज हैं वो दिखा रखी है, और ये बाहर ऐसे ही खुले में पड़ी है। इनके ऊपर जंग लगी है और जंग लगने के कारण ये पूरी खराब हो गई है। ऐसे ही आगे ये ट्रेन का चित्र है, इसमें भी आप देख सकते हैं इस गाड़ी को, इस इंजन को कुछ समय के लिए खड़ा रख दिया है, तो आप अब देखेंगे कि जंग लगने के कारण ये पूरा का पूरा खराब हो चुका है। तो इस प्रकार से ये जो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस है ये अन्य धातुओं के साथ में क्रिया करके उनको खराब कर देती है, अर्थात उनको संक्षारित कर देती है। अब आपने चित्रों में देखा कि लोहा हो, चांदी हो या तांबा हो, वो संक्षारण के कारण नुकसान उनको पहुंचता है। तो हम किस प्रकार से उनका बचाव करते हैं, आइए हम देखते हैं। देखो जैसे जो भी लोहा है हमारे सबसे ज्यादा यूज में यही आता है, तो इसको हम कैसे बचा सकते हैं ये हम देखेंगे। जैसे पेंट करके कलर कर दो उसके ऊपर, जैसे कोई भी लोहा है, ये लोहा है और इसके ऊपर एक पतली परत चढ़ा देते हैं, पेंट कर देते हैं यहाँ पर। अब इस पेंट के करने से क्या फायदा है, इसके अंदर इस पेंट को पार करके ना तो ऑक्सीजन जा सकती है और ना ही पानी जा सकता था, ये दोनों नहीं जा सकते। जब ये दोनों लोहे तक नहीं पहुंचेंगे तो लोहे को क्षति नहीं पहुंचेगी। ऐसे ही हम बढ़ा सकते हैं, इस पे किसी पे ग्रीस लगा के, या हम उसके ऊपर तेल का लेपन कर देंगे तो वो भी
पानी वायुमंडल की ऑक्सीजन को पार नहीं होने देगा। या हम कर सकते हैं यसद लेपन। देखो यसद लेपन क्या होता है? यसद लेपन में लोहे से कम क्रियाशील धातु जिंक या हम बोले जस्ता, इस जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। जैसे अपना ये लोहे की बनी हुई कोई भी चीज है और इसके ऊपर हमने एक पतली परत चढ़ा दी, विद्युत अपघटन की क्रिया के द्वारा इसके ऊपर जस्ते की यानी जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है। तो अब जिंक की परत को पार करके ना तो ऑक्सीजन जा सकती है और ना ही पानी जा सकता है, और ये दोनों जब लोहे के पास में नहीं पहुंचेंगे तो जंग नहीं लगेगी। लेकिन जिंक है वो लोहे से ज्यादा महंगा है। अगर ऐसा ही होता है जैसे कि जस्ता लोहे को जंग लगने से बचाता है, तो हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि हम अपना जो भी औजार है या हम जो भी लोहा जहां काम में लेते हैं उस लोहे के स्थान पर हम जस्ते को ही काम में ले लें। लेकिन जस्ता ये महंगा है लोहे से, इसलिए ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो हम ऐसे करते हैं कि अपने लोहे की वस्तु जो भी है उसके चारों ओर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, यानी पॉलिश कर देते हैं जस्ते की। तो वो इन दोनों को प्रवेश को रोकती है और जंग नहीं लगती है। एक हम देखते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु हम बना देते हैं। मिश्र धातु का मतलब है हमें दो या अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, और अनुपात में मिलाते हैं तो धातुओं का एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। यानी इसमें दो बातें हैं, एक तो मात्रा होगी, जो धातुओं की मात्रा है वो मात्रा निश्चित होगी, यानी उनका जो अनुपात है, मात्रा को हम कह सकते हैं अनुपात, यानी धातुओं का जो अनुपात होगा वो एक निश्चित अनुपात होगा, उसको हम बदलेंगे नहीं, फिक्स होता है वो। और दूसरा, मिलाने के बाद में, धातु को मिलाने के बाद में जो मिश्रण बनेगा वो बनेगा समांगी मिश्रण, यानी सब जगह उन धातुओं की मात्रा है वो समान होती है। ऐसा करने पे धातु के अंदर अर्थात जो हमारा लोहा है उसके अंदर नए गुणों का समावेश हो जाता है, अर्थात वो लोहा मजबूत भी हो जाता है और उसके अंदर जंग नहीं लगती है। इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पीतल, पीतल होता है तांबा और जस्ता यानी जिंक। तांबे और जस्ते को जब मिलाया जाता है तो अपने को पीतल मिलता है। एक होता है जैसे कांसा, कांसे के अंदर तांबा और टिन, ये धातु मिलाते हैं तो कांसा बनता है। ऐसे ही जैसे सोल्डर, जो सोल्डिंग करते हैं उसके अंदर भी मिश्र धातु ही होती है। एक होती है उसके अंदर लेड और एक होती है टिन, यानी इन दो धातुओं को जब एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो सोल्डर बनता है। तांबा और टिन को मिलाएंगे तो कांसा बनता है, और तांबा और जस्ता को मिलाएंगे तो बनता है पीतल। और इनको हम अपने दैनिक जीवन में देखते भी हैं, ये लोहे से या तांबे और जस्ते से इनसे ज्यादा मजबूत होते हैं और ज्यादा टिकाऊ होते हैं। जैसे कांसे, पहले कांसे के बर्तन होते हुआ करते थे, उनमें वो अपने बड़े बूढ़े हैं वो उनके अंदर खाना खाया करते थे। तो लोहे के बर्तनों में अगर खाना खाते हैं तो लोहा कुछ दिनों बाद में गल जाता है और अपने शरीर में लोहा बढ़ भी जाता है। ऐसे एक रोग हो जाता है, उसको कहा जाता है सिडेरोसिस। देखो एक ऐसे रोग का नाम है सिडेरोसिस, जिसमें शरीर में लोहे की मात्रा अधिक हो जाती है। यह स्थिति वहां उत्पन्न होती है जहां पर खाना बनाने वाले और खाने वाले जो बर्तन है वो लोहे के होते हैं, क्योंकि उनमें लोहा संक्षारण की क्रिया के द्वारा गलता है, उसका ह्रास होता है और वो अपने शरीर में ही जाता है। वहां पे आयरन की गोलियां नहीं खिलानी पड़ती, उल्टा आयरन ज्यादा हो जाता है। जब शरीर में आयरन की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है, ऐसी स्थिति को कहा जाता है सिडेरोसिस। तो ये अपने यहाँ पे देखो मिश्र धातु बनाने का जो काम है वो भारत बहुत इस काम में एडवांस था। आज से 1600 साल पहले एक स्तंभ बना हुआ है, लोह स्तंभ, दिल्ली में कुतुब मीनार के पास में है ये लोह स्तंभ। और इसकी खास बात ये है कि ये 6000 टन का और लगभग 8 मीटर ऊंचा है ये, यानी काफी ऊंचा हो गया, 2-3 मंजिल से भी ज्यादा ऊंचा है। और भारी इतना है 6000 टन का, बाहर खुले में लगा रखा है।
राजाओं ने इतना बड़ा लगा दिया, कोई इसको उठा के चुरा के भी नहीं लेके जा सकता। एकदम धूप में रहता है, बरसात में रहता है, उस ऑक्सीजन भी उसको मिलती है, नमी भी मिलती है, लोहे का बना हुआ है, लेकिन उस पर आज तक भी जंग नहीं लगी है। तो ये भारत में पुराने समय में आज से लगभग 1600 साल पहले, यानी अंग्रेज आए तो उससे भी बहुत पहले की बात है, उस समय अपने पास में ऐसी टेक्निक थी, हमने ऐसा लोहा बना लिया था जिसपे जंग नहीं लगती और बहुत ज्यादा वो मजबूत है। ऐसे ही देखो एक धातु है सोना। सोने की जो शुद्धता होती है उसको मापा जाता है कैरेट में, कैरेट। और 24 कैरेट जो सोना होता है उसको सबसे शुद्ध सोना माना जाता है। ये भी एक उत्कृष्ट धातु, किसी धातु के साथ में क्रिया नहीं करती। लेकिन जब मिश्र धातु आ गई है तो इसकी भी ये बात आ गई है, 24 कैरेट का अर्थात 100% शुद्ध जो सोना है वो आभूषण बनाने के योग्य नहीं है, और बना भी देंगे तो उसको हम आसानी से मरोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, अर्थात वो नरम होता है। और नरम होता है तो इसको हमें कैसा करना होगा, कठोर बनाना होगा। और कठोर बनाने के लिए इसमें मिला देते हैं तांबा, सोने को, क्योंकि तांबा इसी रंग का होता है लगभग, तो सोने के अंदर तांबा मिला देते हैं, अशुद्धि मिला देते हैं। अब जो सोना है वो तो बहुत महंगा है, अभी 50,000 तोला का भाव है, तो 50 लाख रुपए किलो का एक सोना है, और थोड़ा सा भी उसमें तांबा मिला दे, ज्यादा मिला दे सोना, तो अपने लिए नुकसानदायक बात होगी। इसलिए इसकी जो माप रखी गई है वो कैरेट में रखी गई है। 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना होता है, और आभूषण बनाने में जो काम में लिया जाता है वो लिया जाता है 22 कैरेट का। अब अगर सुनार उसमें ज्यादा तांबा मिला देगा तो उसका कैरेट 22 से कम आ जाएगा, और हमें ये पता लग जाएगा कि उस, मान लो 20 कैरेट आ गया तो 20 कैरेट के आभूषण में सोने की मात्रा कितनी है। हम पैसे उसी के देंगे, हम तांबे के पैसे नहीं देंगे। तो हमारे यहाँ जो आभूषण आते हैं हॉलमार्क लगा हुआ रहता है, वो आभूषण होते हैं 22 कैरेट के। 24 के क्यों नहीं बनाते, क्योंकि ये नरम होता है, इसलिए इसको कठोर बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी मात्रा में तांबा मिला देते हैं। तो ये थी कुछ मिश्र धातुएं और संक्षारण से उपाय। पूरा वीडियो देखा आपने, धन्यवाद।